गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है अब तक? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। जो हमको आगे डिस्कस करना था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले थे वो हमारा क्या था? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल था। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे भी प्रेजेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी वो नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे जो फर्स्ट इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ये हमने देख लिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब भी वो क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो जिनके पास एक सेल प्रेजेंट है, अगर उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेंगे, लाइक अ हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एक ही सेल प्रेजेंट होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो भी वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं, हालांकि उनका फर्स्ट सेल उसमें नहीं होता है, कोई अनदर सेल होता है तो पर भी। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया या फिर बेरिलियम हो गया। इनमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट सेल पे आ गया तो भी ये क्या कर लेते हैं, एक स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। हीलियम के पास तो एक ही सेल होता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन का नॉर्मली आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो यहाँ पे एलिमेंट का नाम और बताया गया है हमारा, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। इसके बाद मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, फिर भी ये नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें बोरॉन और एल्यूमिनियम के यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाए गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो बोरॉन है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 13 ग्रुप को बिलोंग करता है। आप सभी इस बात को जानते हैं, हमारा जो 13th ग्रुप है उसको बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और बोरॉन के नीचे क्या आता है, आपका एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका गैलियम आता है, और उसके बाद आपका इंडियम आएगा, और फिर क्या आता है, आपका थैलियम आता है। तो 13th ग्रुप में इतने एलिमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं, इसमें से इन 2 एलिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब ये 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं इन 13th ग्रुप जिनका रिएक्टिविटी नेचर इन कंपैरिजन टू गैलियम, इंडियम और थैलियम ज्यादा होता होगा, जिसकी वजह से इनके हैलोजन के साथ एक मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें हमारे बोरॉन के साथ जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है BF3 का, और एल्यूमिनियम के साथ एक मॉलिक्यूल बनता है Al, क्या होता है आपका, Cl3 का। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही हमारे एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका जो वैलेंसी होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और एल्यूमिनियम का भी आप करोगे तो कितना होता है, 13 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8 3 आ जाएगा। मतलब इसके भी आउटर मोस्ट पार्ट पे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब फ्लोरीन इससे रिएक्ट करेगा तो 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल इससे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोरॉन की जो एबिलिटी है, कितने बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, अगर 3 वैलेंसी प्रेजेंट है तो 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो ये इस वाले फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इस वाले फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और इस वाले फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखो एक बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल का और एक इलेक्ट्रॉन मेरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इससे पर्टिकुलर इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले शेयरिंग से इस फ्लोरीन का भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस वाले शेयरिंग से इस वाले फ्लोरीन का भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हुई साइड एटम्स की जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं जब BF3 मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है। इसके बाद सेंट्रल एटम की बात की जाए तो बी मेरा क्या है, जो बोरॉन है यहाँ पे, ये मेरा सेंट्रल एटम है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए। तो सभी को अगर मैं ले लूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना।
तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है? कमी है। फिर भी आप देखोगे कि जो BF3 है वो नेचर में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है और एक बिहेवियर शो करता है जिसको बोला जाता है लुईस एसिड। लुईस एसिड का बिहेवियर किसको बोला जाता है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी रखे। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है? लुईस एसिड के फॉर्म पे। लुईस हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? उस लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो उसको लुईस बेस की कैटेगरी में रखा जाता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है उसको लुईस बेस एसिड के फॉर्म पे क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। तो हमारी BF3 मॉलिक्यूल के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का क्या रख रहा है? एबिलिटी रख रहा है। इस वजह से उसको लुईस एसिड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये नेचर में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लुईस एसिड। और इसी तरीके से AlCl3 की बात की गई है। जैसे फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 के बेसिस पे बोल रही हूँ, और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। इनमें भी 3 बॉन्ड जनरेट होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम जो एल्यूमिनियम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फिर भी ये क्या करते हैं? हमारे नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, आपको क्लियर हो गया। मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो एलिमेंट भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उस बात को यहाँ पे बताया गया है इन दी फॉर्म ऑफ एक्सेप्शनल केस, ठीक है। ये सेकंड हमने जान लिया। इसके बाद आते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मतलब हमारी केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो एक आपका नाइट्रेट है और एक आपका नाइट्रो है, जिसको हम नाइट्राइट के फॉर्म पे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है N डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के पास क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर वैलेंस शेल, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर रहे हैं और इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन की बात की जाए तो होगा क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 1 2, ये वाला देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो NO है वो नेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, NO हमारे नेचर पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन कुछ मॉलिक्यूल है नेचर पे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उनके सेंट्रल मेटल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बट उनके जो साइड एटम्स होते हैं ना वो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जिस वजह से वो नेचर में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है हमारे ऑक्टेट रूल का। इसके अलावा अदर एग्जांपल दिया हुआ है NO2, आपको दिख रहा होगा। इसमें भी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सेंट्रल मेटल एटम के पास। डबल बॉन्ड का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऊपर पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन रूल या ऑड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी क्या करते हैं? हमारे नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल पूछा जाएगा तो एक हमारा NO होता है और एक हमारा NO2 के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करते हुए भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल के फॉर्म पे क्या किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको
एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला जाता है, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के पास प्रेजेंट हो जाता है। तो देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनते हैं, और 12 इलेक्ट्रॉन में और कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं, तो सल्फर के मॉलिक्यूल बनते हैं 12 इलेक्ट्रॉन में। आपको ये पूछा जा सकता है बेटा, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी थ्योरी में भी ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एटम या एलिमेंट है जो कि 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। याद रखिए, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं तो पूछा क्या जाता है, जो सबसे अलग हो उसके बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, नॉर्मल है, इन नॉर्मल चीजों के बारे में वहां पे नहीं पूछा जाता। वहां पे पूछा जाएगा कि आखिर कौन सी चीज कब अलग हो रही है, ठीक है। तो ये जितनी भी अलग चीजें आप पढ़ते हो ना, जो कि बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, तो कंपटीशन एग्जाम अगर आप फाइट करोगे तो उसमें इन अलग चीजों के बारे में ही पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है, थ्योरी के बेसिस पे नहीं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पे आप टिक करके रखे रहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे चल के 12th के बाद फाइट करना हो कोई एग्जाम, जैसे नीट हो जाता है, नीट हो जाता है आपके लिए, या फिर आप पीटी और AI-EEE या फिर IIT का एग्जाम फाइट करते हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के फॉर्म पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारा सल्फर एटम है या जो हमारा सल्फर एलिमेंट है, वो नेचर में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के फॉर्म पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है, फास्फोरस। बाकी सभी नहीं कर रहे। देखो फास्फोरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बताइए। फास्फोरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। आपने सेकेंड ग्रुप अगर सेकेंड चैप्टर पढ़ा, उसमें तो सारी चीजें बताई गई है। इतना क्यों सोच रहे हो। 15th ग्रुप क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन फैमिली। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और हमारा बिस्मथ होता है। आपको ये पूरा पता होना चाहिए 15th ग्रुप में कौन प्रेजेंट है, 13 ग्रुप में कौन है, 14 ग्रुप में कौन है, 16 ग्रुप में कौन है, 17 ग्रुप में कौन है, 18 ग्रुप में कौन है। आप घर पे रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इन सारे एलिमेंट्स के नेम के बारे में, ठीक है। और या तो मैंने उसी दिन बताया था आपको, आप कोई पोयम बना लो और उसके बारे में पढ़ लो, तो पोयम के बेसिस पे वो ऑलवेज याद रहते हैं, आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। और एटॉमिक नंबर तो हम बना सकते हैं, आपको पता है ना कैसे बनाया जाता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए अब मुझे इतना तो पता चल गया ये कि फास्फोरस 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, और जो सल्फर है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन का 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, 2 5 आएगा। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और सल्फर उसके बगल वाला है तो उसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 15 ग्रुप के आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप पे 6 इलेक्ट्रॉन, 17th ग्रुप पे 7 इलेक्ट्रॉन, और 18 ग्रुप पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से उसको इनर्ट गैस या नोबल गैसेस बोला जाता है। तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हम देख रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी देख रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है पूछा जाएगा, तो PCl5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। किस बेस पे पूछा जाएगा, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 285। आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। मतलब फास्फोरस के पास 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ रिएक्ट कितना क्लोरीन एटम कर रहा है, 5 क्लोरीन एटम इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, दूसरा क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये 3rd, ये 4th, और ये 5 क्लोरीन हो गए। अब क्लोरीन के पास कितना होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं एक वैलेंसी बस बता रही हूँ, बाकी के 6 आप समझ जाइएगा। ये 7th वाला हो गया, ये भी 7th वाला हो गया, ये भी 7th वाला हो गया, ये भी 7th वाला हो गया। तो सारे क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का लेके क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बचा मेरा क्या, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, इन क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 2 हो गया, देन 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मतलब
PCl5 में सेंट्रल मेटल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और PCl5 आप सभी जानते हैं नेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये अनस्टेबल होता है लेकिन इसका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन ये किसको फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से ये नेचर में एग्जिस्ट तो करता है बट काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो आसानी से क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। किसमें, PCl3 और Cl2 गैस में। तो Cl2 गैस क्लोरीन गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को नेचर पे शो करता है, बनता है फिर टूटता है, बनता है फिर टूटता है। ऐसे ही एक और केमिकल है जो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रेजेंट होता है, आप सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो देखो सल्फर के पास क्या होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 6 आएगा। 6 इसके आउटर मोस्ट सेल पे प्रेजेंट है। तो देखो 6 के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में सल्फर मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और इससे अटैच कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। बचा इसके पास कितना, टोटल 6 रहता है, 4 इसने दे दिया तो बचे इसके पास 2 ही है। तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, ठीक है। अब H2SO4 बनाना है, मतलब बचे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। क्योंकि जब सल्फर अपने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है तो ऑक्सीजन के पास हो जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, जो हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड करेगा। और इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर सल्फर के इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन की शेयरिंग से, और सल्फर का एक एक और ऑक्सीजन का एक एक, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी काउंट करूं तो ये डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इस वजह से इसको 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोला जाता है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा और इस वजह से इसको एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्टेट रूल से जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो एक स्टेबिलिटी को अचीव करता है, और जनरली जो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक लिमिटेशन को बता रहा है। इसके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पे ऑक्टेट पूरा नहीं करने के बावजूद मॉलिक्यूल को बनाने की एबिलिटी रखते हैं। उस बात को यहाँ पे बताया गया है और उसी को एक्सेप्शन केस बोला गया है, क्योंकि वो उससे अलग हट के है। तो इसमें हमने इनकम्प्लीट ऑक्टेट में देख लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन में ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बोरॉन और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और लुईस एसिड का बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जो हमारा NO और NO2 होता है वो भी 7 इलेक्ट्रॉन को रख के नेचर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनके पास प्रेजेंट है वो सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल का है तो वो किसको फॉलो करता है, वो फॉलो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करता है। और इसके एग्जांपल यहाँ पे बताए गए हैं PCl5, SF6 और H2SO4। किस बेस पे आपको पता चल गया, SF6 भी सेम एज जैसा PCl5 है वैसा ही है। फर्क क्या है कि इसमें F के 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 6 एटम इन्वॉल्व हुए हैं, बिकॉज फ्लोरीन के पास कितना, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इस वजह से। तो सेंट्रल मेटल एटम को इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है, 12 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसी में केस आ जाता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गिव किया था। ये इतना ज्यादा चला तो नहीं, बट इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही है तो उसको किस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हो या फिर उसकी बैलेंसिंग को बनाने की कोशिश कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। आगे चल के आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो इसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल के बेसिस पर निकाला जाता है, और अगर वो रूल फॉलो नहीं करता तो कोई अलग टाइप के शेप उसमें नेचर में एग्जिस्टेंस के बेसिस पे वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन केस क्या हो जाता है, सिंगलेट लिंकेज। ये क्या होता है, देखिए एक प्रोफेसर हुए थे जिनका नाम क्या था, सर्जन था। इन्होंने क्या किया था, बॉन्ड की शेयरिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाया था, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें इन्होंने ये बात कही कि मतलब जो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया था, जिसको हमने एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल के फॉर्म में इंडिकेट किया, उनको इन्होंने नहीं माना, और नहीं मानकर इन्होंने अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट दिया, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा PCl5 मॉलिक्यूल होता है, इसमें फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन एटम तो जुड़े रहते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, देखो इन्होंने ये किया कि इसमें क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन रहता है, और बाकी जो हमारे क्लोरीन इसमें ऐड होते हैं तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इनका कहना ये था। इस एक इलेक्ट्रॉन में इन्होंने ये कहा, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, इन्होंने ये कहा। और साथ में इन्होंने ये बोला कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, मतलब ये बोल सकते हो कि उन्होंने ये बात बोली कि इसमें ना तो क्लोरीन का हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे, या फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ना करे। तो देखो इसमें बनेगा कैसे, ये ऑक्टेट रूल को कैसे फॉलो करेगा, इन्होंने बताया, वो देख लेते हैं हम। तो ये मेरा फास्फोरस है, ठीक है, ये एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन हो गया, ये तीसरा क्लोरीन हो गया। तो इन 3 क्लोरीन के साथ तो कॉमन बॉन्ड फास्फोरस बनाएगा, कॉमन जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड बनाएगा। मतलब जब ये कॉमन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा मेरे पास एक क्लोरीन और यहाँ पे बचा दूसरा क्लोरीन। इसमें होता क्या है कि जो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसका, फास्फोरस का, मान लीजिए उसने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा, और जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये जो हाफ एरो आपको दिख रहा है, कंप्लीट एरो नहीं है, ये एक हाफ एरो दिख रहा है। और कंप्लीट एरो कब बन रहा है, जब आपका क्या बन जाता है, कंप्लीट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब कंप्लीट बॉन्ड बनता है। और इन्होंने ये कहा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करती हूँ फास्फोरस और किसके बीच में, क्लोरीन के बीच में, तो इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, नॉर्मल बात है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, लेकिन फास्फोरस के पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको मान लूं और एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको मान लूं, समझ रहे हो। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पे ऐड किए जाएं तो पहले इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर इस 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन मैं और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो शेयरिंग के फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसमें ऐड हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्लोरीन का ही ऐड हुआ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके इसके ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर ये ऐसा कहते हैं तो हमारा जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा ना। इन्होंने ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन या तो फास्फोरस का है या फिर क्लोरीन का है, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन का होगा तो क्लोरीन के पास तो 7 ही होगा, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का होगा तो फास्फोरस के पास कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन अगर फास्फोरस का होगा तो इसके पास टोटल हमारे पास इनकी शेयरिंग के थ्रू कितने बॉन्ड बन जाएंगे, टोटल हमारे पास 12 बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस शेयरिंग को इन्होंने काफी ब्रीफ तरीके से नहीं बताया कि इसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं, लेकिन इनका कहना ये था कि इसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से इनमें कंप्लीट बॉन्ड ना बन के कैसा बॉन्ड बन जाता है, एक हाफ बॉन्ड बन जाता है जो कि हाफ एरो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन का ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो फिर इसमें आधा भी बॉन्ड बनेगा तो कैसे बनेगा अगर इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करे ही ना तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते गए, जिस वजह से इसको पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं किया गया। लेकिन ऐसा समझा गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट बॉन्ड को बना सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो तभी एक इलेक्ट्रॉन एक आधे बॉन्ड को जरूर बना सकता है, ये बात हमको पता चली, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं थी और इसमें एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन किया गया था, जिस वजह से इसको क्या बोला गया, सिंगलेट लिंकेज के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया। और इसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, प्रोफेसर सर्जन था, और इन्होंने लगभग इस एक इलेक्ट्रॉन या सिंगलेट जो लिंकेज होता है उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला, इसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा बोला गया, ठीक है। इसके बाद कुछ अदर कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और एक कंपाउंड को बना लेते हैं, ठीक है। तो उन कंपाउंड को बनाने वालों को क्या बोला जाता है, उस बॉन्ड को कुछ अलग बॉन्ड बोला जाता है, जिसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। देखो ये कैसे बनता है, एक एग्जांपल मैं आपको इसका बताती हूँ, आगे चल के आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। अभी आपने बात की किसकी, BF3 मॉलिक्यूल की। BF3 मॉलिक्यूल के पास आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं इसकी किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराऊं जो आसानी से इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, जैसे अमोनिया NH3 अमोनिया, इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया, मतलब नाइट्रोजन के पास बचा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो ट्रांसफर करने पर इस बोरॉन मॉलिक्यूल का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो इस टाइम पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। देखो कैसे, ये आपका NH3 हो गया, यहाँ पे मेरे 2 लोन पेयर हो गए और यहाँ पे ये BF3 मॉलिक्यूल हो गया। इस BF3 मॉलिक्यूल के पास ये जो NH3 है कैसे जुड़ जाएगा, इस BF3 के फॉर्म पे जुड़ जाएगा। तो ये जो एरो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे वन साइडेड शेयरिंग बोला जाता है। मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वन साइडेड क्या करता है, शेयरिंग करता है, वन साइडेड शेयरिंग, ठीक है। तो हम उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा एरो अगर किन्हीं 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगा हुआ है तो ये एरो हमको क्या बता रहा है, वन साइडेड शेयरिंग को बता रहा है और इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बात को याद रखिएगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा। तो आई थिंक आपको तीनों बॉन्ड अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या एनिक बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, एक गेन करता है दूसरा लूज करता है, ठीक है, जिससे उनमें आयन जनरेट हो जाता है। उस बेसिस पे उसको एनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में भी हो सकती है,
ठीक है। और इसके अलावा इसका सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऑर्बिटल में रखने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल या फिर AlCl3 मॉलिक्यूल, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को उसके पास क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल के बीच में एक वन साइडेड शेयरिंग होती है, मतलब वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को किसी अनदर मॉलिक्यूल को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको क्या करते जा रहे हैं, ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे और फॉर्मल चार्ज क्या होता है उसके बारे में पढ़ के आइएगा। आपके बुक में दिया हुआ है और साथ में उसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो उसके फॉर्मूला को देखते हुए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है एक बार समझने की कोशिश करिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगी।